हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं भारतीय समाज के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत आता है भारतीय विद्या शास्त्रीय उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, उपाश्रित उपागम, मार्क्सवादी उपागम और सभ्यतावादी उपागम। तो इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं, तो उसको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो रामकृष्ण मुखर्जी की बुक का क्या नाम है? तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ए का 2। तो 2 में है। और देखते हैं योगेंद्र सिंह का क्या है? आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, बी का 1। बी एन धनागरे का क्या है? तो थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, सी का 4। और बी एस कोहेन का है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियन एंड अदर एसेज, तो डी का है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 2143। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने क्या कहा था? संस्कृति के रीति रिवाज के कारकों की उपेक्षा करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। ऑप्शन सी है संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। और ऑप्शन डी है परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारणों को सम्मिलित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का क्या पता लगाएं, या सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि भारत में सामाजिक विचार की विरासत। ऑप्शन 2 है ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑप्शन 3 औद्योगिक क्रांति। और ऑप्शन 4 है भारतीय समाज की पश्चिमी समझ के बारे में भारतीय मनीषाओं की बौद्धिक प्रतिक्रिया या योगदान। तो कौन कौन से कारक हैं जो भारत में समाजशास्त्र के उदय के कारण हैं? तो दिए गए कूट में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। औद्योगिक क्रांति नहीं है, बाकी ये तीनों कारण भारत में समाजशास्त्र के उदय के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसने कहा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरू और जमीन है? ऑप्शन ए है ऑस्कर लेविस। ऑप्शन बी है लुइस ट्यूमा। ऑप्शन सी है लुइस बिर्थ। और ऑप्शन डी है AR देसाई। तो जड़ जोरू जमीन को विभाजन का मुख्य कारण किसने बताया है? तो ऑस्कर लेविस ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बुक्स के नाम है और राइटर्स के नाम को सुमेलित करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, होमो हिरार्किकस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डाइवर्सिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं होमो हिरार्किकस किसकी बुक है? तो लुइस टूमा की है। तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी NK बोस की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है BR अम्बेडकर की। और डाइवर्सिटीज़ है DP मुखर्जी की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन किया है? GS खुरिये ने, NK बोस ने, BR अम्बेडकर ने या फिर सुरजीत सिन्हा ने? तो दिए गए कूट में आपको आंसर बताना है किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य को अपनाया था? तो NK बोस और सुरजीत सिन्हा ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त यही सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? FG बेली, लुइस ट्यूमा, YC यानी कि योगेंद्र सिंह। और ऑप्शन डी दिया गया है MN राय।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी एग्ज़ाम में पूछी गई थी पीजीटी के एग्ज़ाम में। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लुईस ट्यूमा। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने, AR देसाई ने, बिपिन चंद्र ने या फिर DN धनाग्रे ने? तो किसने राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी उपागम को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? ऑप्शन ये है रामकृष्ण मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन या फिर SC दुबे। तो ये किसने कहा है? AK सरन ने। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है मानव जीवन का रूप और आकार, ऑप्शन बी है मानव कार्यों से भिन्न या बाह्य, ऑप्शन सी है समय और स्थान में अपने आप को मौजूद रखना, और ऑप्शन डी है बाधित करना और सक्षम करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाधित करना और सक्षम करना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने कहा? जॉर्ज रिट्जर ने, जॉन बॉडिलार्ड ने, एंथनी गिडेंस ने या फिर माइकल फूको ने? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज रिट्जर ने। इन्होंने शून्य का वैश्वीकरण बताया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक थे पीटर बर्जर, बिग्रेट बर्जर और पीटर बर्जर। ऑप्शन सी है पीटर बर्जर और टी लकमैन, और ऑप्शन डी है निकोलस लुकमैन। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर बर्जर और टी लकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह कथन किसका है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारण होते हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं? ऑप्शन ये है फ्रेडरिक बार्थ, क्लिफर्ड गिट्स, मैक्स वेबर या फिर माइकल गारफील्ड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिफर्ड गिट्स। इस क्वेश्चन में बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, एंथनी गिडेंस भी ऑप्शन में होता है कभी कभी, तो वो लगता है कि हमें एंथनी गिडेंस है, पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्लिफर्ड गिट्स। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनर्स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया? F फ्रोवेल ने, इमाइल दुर्खीम ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने या एडम स्मिथ ने? तो डिवीज़न ऑफ लेबर बुक किसकी है? इमाइल दुर्खीम की। लेकिन ये न्यू इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का पूछ रहा है, तो किसकी है ये बुक? F फ्रोवेल की है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगेन बुक्स के नाम दिए गए हैं और राइटर्स के नाम दिए गए हैं, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ये पहले से ही सुमेलित है। डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी क्लोवार्ड एंड ओहलिन की बुक है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर क्लीनार्ड की है, बिहेवियर नहीं है यहाँ पे, क्लीनार्ड की है। और सोशल इनइक्वलिटी है आंद्रे बेत्ते की, और डेविएंस एंड सोसाइटी है टाइलर की। ये आंद्रे बेत्ते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बुक्स के नाम और राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट बुक दी गई हैं, तो इनको हम लोग मैच कराते हैं। तो आंद्रे बेत्ते की कौन सी बुक है? एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी। ए का 2,
AR देसाई की है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, बी का 1 यानी ए का 2, बी का 1 किस में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का एंथनी गिडेंस की है द कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, और स्टिंग्स ई जोसेफ की है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह टिप्पणी किसने की कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जैक्स डेरिडा का है, एंथनी गिडेंस का है, हेबरमास का है या माइकल फूको का है। ज्ञान और शक्ति के सह अस्तित्व की बात कौन करता है, तो माइकल फूको कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित होते हैं। ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सी है यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन भी करता है। और ऑप्शन डी दिया गया है वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है, तो यह वह तरीका होता है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता रहता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता रहता है, उसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। यह किसका कंसेप्ट है, तो एंथनी गिडेंस का है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बुक्स और राइटर्स के नाम दिए गए हैं, जीएस कुरियर, मैककेम मेरिट, AR देसाई और NK बोस। तो सबसे पहले जो हमें बुक्स आती हैं उनको मैच कराते हैं। मैककेम मेरिट की कौन सी बुक है, विलेज इंडिया, बी का 1, बी का 1 किस में है, एक ही में है, तो यहीं से हमें राइट आंसर मिल गया। जीएस कुरियर की क्या है, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। AR देसाई का द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और NK बोस का द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है। ऑप्शन ए है रजनी कोठारी ने, MN श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने या फिर AR देसाई ने। तो वोट बैंक की बात कौन करता है, वोट बैंक की बात की है MN श्रीनिवास ने। अपनी प्रभु जाति की जब अवधारणा दी थी तो वहाँ पे वोट बैंक की बात की है इन्होंने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से NK बोस का क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा कि समावेशन की हिंदू विधि किसने दिया है, NK बोस ने, और इसका क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठनों में बलपूर्वक समावेशन। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीकों की नकल करना। ऑप्शन सी है आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। और ऑप्शन डी दिया गया है औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। एक सुरक्षा की भावना पाई जाती है, इसलिए जातिवाद हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है, DP मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात तो ये कोटेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कोटेशन भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये कोटेशन भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। ऑप्शन बी है वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो। ऑप्शन सी है संस्कृतज्ञ हो, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी समाजशास्त्री को, किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से भलीभांति परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस तार्किक क्रम में लगाए जिसमें पीटर वर्जन ने उनकी व्याख्या की है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसे हमें क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। और ये कंसेप्ट किसने दिया है, पीटर वर्जन ने दिया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले स्वभावगत आता है, देन संस्थागत आता है, देन वैधिकरण और फिर बाह्यकरण आता है। तो यह जो सीक्वेंस है आप लोग याद करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विधियों में से एच गारफिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है प्रलेखी विधि का, ऑप्शन बी विच्छेद परीक्षण का, ऑप्शन सी है दृष्टिकोण की पारस्परिकता का और ऑप्शन डी है अन्य सिद्धांतों का। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जे हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है? तो हैबरमास ने संकट बताए हैं, तो उसी को बताना है सीक्वेंस से, कौन सा संकट की बात इन्होंने हैबरमास ने की है। तो आर्थिक संकट की, राजनीतिक संकट की, वैध संकट की या फिर विवेक संकट की। तो इनमें से कौन सा कूट सही है? तो उन्होंने किसकी बात की है? आर्थिक संकट की, वैध संकट की और विवेक संकट की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच गॉफमैन द्वारा लिखी गई है? रिलेशन इन पब्लिक, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, फॉर्म्स ऑफ टॉक और सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, कौन सी बुक्स गॉफमैन द्वारा लिखी गई है। तो रिलेशन इन पब्लिक, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस और फॉर्म्स ऑफ टॉक की बात नहीं बुक लिखी है गॉफमैन ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिडेंस के स्त्रोकल या ध्वनि की वैधता सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है? एकल व्याख्यात्मक, दोहरा व्याख्यात्मक, बोली व्याख्यात्मक या फिर ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? दोहरा व्याख्यात्मक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है? अल्फ्रेड शूट्स का, हर्शल का, पीटर बर्जर का या फिर जे हैबरमास का? जीवन विश्व की बात कौन करता है? तो जे हैबरमास का है। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी जीवन विश्व से हम लोग देख के ही अल्फ्रेड शूट्स लगा देते हैं, लेकिन जीवन विश्व की बात हैबरमास ने भी की है, जिसके 3 घटक बताए इन्होंने, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हैबरमास। नेक्स्ट है, गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है कि? ऑप्शन ए है संबंधों का जन्म के ही नहीं स्थान के पार भी होता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्र तक सीमित होती है, ऑप्शन सी दिया गया है एक क्षेत्रीय समाज दूसरे समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है, और ऑप्शन डी है मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, संबंधों का जन्म के ही नहीं बल्कि स्थान के पार भी होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? इमाइल दुर्खीम, ए कॉर्न, मैक्स वेबर या फिर एम फूको। तो ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया किसने? तो माइकल फूको ने। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित में से मुख्य का केंद्र क्षेत्र होता है? ऑप्शन ए है प्रवृत्ति परक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक बहुवाद या फिर मानव पारिस्थितिकीविद। तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन ए, प्रवृत्ति परक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात पीटर बर्जर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे ज्ञान की विधि मान्यता से असंबद्ध है, ऑप्शन बी है वे ज्ञान की विधि मान्यता से काफ़ी चिंतित है,
ऑप्शन सी है कि वे उस प्रक्रिया से संबंधित हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ज्ञान को वास्तविक रूप में समझा जाता है। और ऑप्शन डी है कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों पर नहीं अपितु मानव के संव्यवहार में सामाजिक आशय से सृजन पर बल दिया है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, वे ज्ञान की अधिमान्यता से काफ़ी चिंतित हैं। ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के शूट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? तो ऑप्शन ए है जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन बी है कृत्रिमता, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठता। ऑप्शन सी अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व। और ऑप्शन डी है जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। तो शूट्स के त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये हैं जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? ऑप्शन ए है जे हैबरमास को, अल्फ्रेड शूट्स को, एच.आर. वैगनर को या फिर के मैनहाइम को। तो प्रघटना शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अल्फ्रेड शूट्स को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए है ए.आर. देसाई ने, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी है एस.एल. शर्मा ने या फिर ऑप्शन डी आई.पी. देसाई ने। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी एस.एल. शर्मा ने। भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभावों की बात की है एस.एल. शर्मा ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक विधि शास्त्र यानी कि एथनोमेथोलॉजी। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। ऑप्शन बी है समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा। ऑप्शन सी है समाज में संसाधनों का वितरण या फिर ऑप्शन डी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधारों से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए.आर. देसाई निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हैं? ऑप्शन ए है एस.एम. लिप्सेट से, ऑप्शन बी है ई.एच. कार से, ऑप्शन सी है एम. वेबर से या फिर ऑप्शन डी है लुईस अल्थ्यूजर से। तो ए.आर. देसाई राष्ट्रवाद की परिभाषा देते समय किससे प्रभावित थे? ई.एच. कार से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए का 4D लर्नर का क्या है? प्रसार। बी होस्लिस का है आदर्श प्रकार। ए.जी. फ्रैंक का क्या है? अविकसित का विकास। ऑप्शन में कुछ गलत है। और वॉलस्टीन का क्या है? विश्व प्रणाली या विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। तो ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, बाकी राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, डी.पी. मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने द्वंद्वात्मक बोली या उपागम का उपयोग किया है। ऑप्शन बी दिया गया, उन्होंने मार्क्स, डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है। ऑप्शन सी है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है। और ऑप्शन डी आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है।
तो डीपी मुखर्जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी है डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन सी है आंद्रे बेते ने, या फिर ऑप्शन डी है वाई.बी. दामले ने। तो द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया है? तो डीपी मुखर्जी ने। इनके अलावा ए.आर. देसाई आते हैं, रामकृष्ण मुखर्जी भी द्वंद्वात्मक उपागम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जाति कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समष्टि समाजशास्त्र मैक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है व्यष्टि समाजशास्त्र माइक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं है, या फिर निश्चयपूर्वक व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं है। तो निर्जाति कार्यप्रणाली एथनोमेथोलॉजी को हम लोग कौन से अप्रोच के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको रखते हैं हम लोग माइक्रो सोशियोलॉजी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि निर्जाति पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए है ऑरबकनीय ऑगबन है, ऑगबन, ऑप्शन बी गारफिंकल, ऑप्शन सी सूट्स और ऑप्शन डी हिलबर्ट। तो किसने निर्जाति पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी बताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारफिंकल। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? ऑप्शन ए है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी है गॉफमैन, ऑप्शन सी है पीटर बर्जर और ऑप्शन डी है लकमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नाम हैं। तो चलिए, जो बुक्स हमें आती हैं लगभग सारी चारों ही बुक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी गई तो आपको आती होंगी, इनको मैच करा लेते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बुक किसकी है? टॉलकाट पार्सन्स की। तो ए का थ्री ऑप्शन हमें एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 1 द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड अल्फ्रेड सूट्स का है। द प्रेजेंटेशन ऑफ शेल्फ इन एवरीडे लाइफ इरविन गॉफमैन का है। और स्टडीज़ इन एथनोमेथोलॉजी हेरोल्ड गारफिंकल का है। तो 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि नव प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? ऑप्शन ए है जेफरी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है पॉल कोलोमी, ऑप्शन सी जी रोडेस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नव प्रकार्यवाद के प्रणेता कौन है? तो जेफरी अलेक्जेंडर हैं। और क्रिया तथा व्यवस्था दोनों पे ध्यान कौन देता है? तो जेफरी अलेक्जेंडर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, सॉरी, ए है। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर एम जीसेन, ऑप्शन बी है कोलोमी एंड रोडेस, ऑप्शन सी है रोडेस एंड जीसेन, या फिर ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर एंड कोलोमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर एंड पॉल कोलोमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? ऑप्शन ए है जे हेबरमास ने, ऑप्शन बी है टी.बी. बोटोमोर ने, ऑप्शन सी है मोरो ने, या फिर ऑप्शन डी है अल्थ्यूजर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेबरमास ने। नेक्स्ट है, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है कि ऑप्शन ए है आर्थिक निश्चयवाद गलत था, ऑप्शन बी है आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था,
ऑप्शन सी है आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया गया है आर्थिक निश्चयवाद गलत था और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नौ मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विकास नहीं करता था? ऑप्शन ए है हैबरमास, ऑप्शन बी डेविड हार्वे, ऑप्शन सी डेरेनडॉर्फ या फिर ऑप्शन डी लुईस अल्थ्यूजर। तो परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था, यह किसने कहा है? तो यह कहा है लुईस अल्थ्यूजर ने। इनको नौ मार्क्सवादी के सिद्धांत के प्रणेता भी कहा जाता है लुईस अल्थ्यूजर को। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया है? ऑप्शन ए है लेमट ने, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी है लेविस स्ट्रॉस ने या फिर ऑप्शन डी है माइकल फूको ने। तो मस्तिष्क की संरचनाओं और समाज की संरचनाओं के बीच संबंध किसने बताया है? तो लेविस स्ट्रॉस ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? ऑप्शन ए दिया गया है लेमट, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी है लेविस स्ट्रॉस या फिर ऑप्शन डी है मिशेल फूको। तो ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर किसने बल दिया है? तो मिशेल फूको। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की बी रचना की? ऑप्शन ए है जैक्स देरिडा, ऑप्शन बी है गॉडलियर, ऑप्शन सी है माइकल फूको या फिर ऑप्शन डी है स्मिथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्स देरिडा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने ऐसी वैकल्पिक समाज की कल्पना की है जिसमें वाणी या वाक मंच को संचालित करना बंद कर देगी? ऑप्शन ए है माइकल फूको, ऑप्शन बी है जैक्स देरिडा, ऑप्शन सी है लेमट या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। वॉक या वाणी की बात कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जैक्स देरिडा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? ऑप्शन ए है तर्क संगतता तथा प्रगति, ऑप्शन बी है तर्क संगतता प्रगति तथा वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है वैधता तर्क संगतता तथा वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठता तर्क संगतता या फिर तर्कना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वैधता तर्क संगतता तथा वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट या परियोजना समझता है? ऑप्शन ए है जैक्स देरिडा, ऑप्शन बी है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी लुईस अल्थ्यूजर या फिर ऑप्शन डी हैबरमास। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में हर बार पूछता है और पीजीटी और जीआईसी जीडीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद होगा। और इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हैबरमास का कथन है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संपूर्ण समुदायों का कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 1992 की किसने पहल की थी? तो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 1992 में हुआ था, ये भी जान लीजिए। और ऑप्शन दिए गए हैं एनके बोस, केएस सिंह, योगेंद्र सिंह या फिर एमएन श्रीनिवास। तो किसने पहल की थी? केएस सिंह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएस घुरिये के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषताएं कौन सी हैं? समाज का खंडित विभाजन, सिविल तथा धार्मिक अक्षमताएं, ऑप्शन 3 दिया गया है खान पान तथा सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक तथा उसमें पदानुक्रम और ऑप्शन डी है व्यवसाय तथा विवाह का विकल्प। तो जीएस घुरिये ने जाति की 7 विशेषताएं बताई थी, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं इसमें दी गई हैं। 7 नहीं 6 विशेषताएं बताई थी जीएस घुरिये ने। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? बी
1 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट दिया गया है और सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तकों के नाम हैं और कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैच करा लेते हैं। GS घुरिये इनकी कौन सी बुक है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। GS घुरिये की बुक का नाम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ए का 2 2 में है। तो और देखते हैं। NK बोस का है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, NK बोस का है। 2 3 यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का क्या? सुरजीत सिन्हा का क्या है? फील्ड स्टडीज ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये बुक है सुरजीत सिन्हा की। और DN मजूमदार की रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? ऑप्शन ए है AR रेडक्लिफ ब्राउन का है। ऑप्शन बी DD कोसाम्बी का। ऑप्शन सी है SS सरकार का। और ऑप्शन डी है M मेरी ऑट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी DD कोसाम्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। NK बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है युद्ध के बार बार अनुभव जिसने राष्ट्रीयता की भावना की ओर प्रवृत्ति की है, लोगों को प्रवृत्त किया है। ऑप्शन बी दिया गया है तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक अनेकवाद का पैटर्न। ऑप्शन सी है भारत में समुदाय अपना अलग अस्तित्व नहीं बनाते हैं। और ऑप्शन डी है संस्कृति की विविधता परंतु सभी समुदायों की पारस्परिक निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, सेकंड और फोर्थ। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच यानी कि पवित्र अपवित्र के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद होगा। इसका ऑप्शन दिए गए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी है लुइस डिमो, ऑप्शन सी है सुरजीत सिन्हा या फिर ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो पवित्र अपवित्र की जाति के संदर्भ में बात कौन करता है? तो लुइस डिमो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है DP मुखर्जी अपने को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और रीज़न है इसका, उन्होंने भारतीय परंपरा तथा आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की जो कि मूल्य समावेशन तथा सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वर्ग संघर्ष पर कम। तो कूट दिया गया है इसका, A सत्य है R असत्य है। ऑप्शन बी है A और R दोनों सत्य है परंतु R A की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी है A R दोनों सत्य है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन डी है A सत्य है और R सत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, A R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है प्रभु जाति की MN श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। उन्होंने MN श्रीनिवास ने कुछ विशेषताएं बताई हैं प्रभु जाति की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रभु जाति की बात उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में की है। ऑप्शन ए दिया गया संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए किसी भी जाति के पास प्रभु जाति होने के लिए, या फिर भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता होनी चाहिए। ऑप्शन 3 दिया गया पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है आय के शहरी स्रोत। तो कौन सी विशेषताएं प्रभु जाति की MN श्रीनिवास ने बताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चारों ही विशेषताएं प्रभु जाति की हैं। नेक्स्ट है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा ही बेहतर समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है उपाश्रयी उपागम, ऑप्शन बी है भारतीय विद्याशास्त्री उपागम, ऑप्शन सी है सभ्यता संबंधी उपागम और ऑप्शन डी है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम।
तो मूल कृतियों के आधार पर इस जो समाज का अध्ययन किया जाता है उस पर जोर किसने दिया है? तो भारतीय विद्याशास्त्री उपागम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन बी है एच गारफिंकल, ऑप्शन सी है एन गलकमान और ऑप्शन डी है पीएल बर्जर। तो यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड शूट्स का। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग 65 क्वेश्चन किए हैं जो कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जो भी थ्योरेटिकल परिप्रेक्ष्य अपनाया जाता है उससे रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।